Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is class 8th and subject is science. For today we have chosen unit number 16. This falls in T1 syllabus of your exam perspective, and the unit for today is the cell. So for today the class will be the introductory class regarding this unit, the cell. So प्यारे बच्चों, आज का मौजू है सेल. तो सेल समझने से पहले हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं. रॉबर्ट हुक एक इंग्लिशदान, इंग्लैंड का रहने वाला इंग्लिस्तानी साइंसदान. In 1665 he was working with cork. Cork is a solid ball like we took from plants. cork एक सॉलिड मजबूत बॉल जैसी एक चीज़ होती है जो हम पेड़ पौधों से हासिल करते हैं. तो कॉर्क पे काम कर रहा था लेबॉर्ट्री में. शायद काम कुछ और था लेकिन कॉर्क भी इसके पास था. तो कॉर्क के स्लाइसेस ने कुछ लिए. कॉर्क एक गोल बॉल सी बड़ी हार्ड होती है, तो इसके कुछ स्लाइसेस ने लिए और इसके पास एक लेंस था. तब आज की तरह अच्छे माइक्रोस्कोप्स नहीं हुआ करते थे. जिस तरह हम हैंड लेंस हमारे जियोमेट्री बॉक्सेस में या हमारे वो प्रैक्टिकल बॉक्सेस में होते हैं, वही हैंड लेंस टाइप इसके पास एक लेंस था. जब इसने इस कॉर्क के स्लाइस को, एक थिन पीस को इस क्रूड लेंस के नीचे देखा तो उसे ये सब नजर आया, दिस स्ट्रक्चर. तो ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, आपने हनी बीज का वो छत्ता जो होता है वो देखा होगा. जो हनी बीज के वो घर होते हैं वे इस जैसे होते हैं. तो उसने जब ये महसूस किया कि ये कुछ अजीब सी शक्ल है, देखने में तो ये सॉलिड है लेकिन ये शक्ल अंदर से अजीब है, तो उसने इसका नाम सेल रखा. सेल ऑन द बेसिस ऑफ दी स्ट्रक्चर्स. ये जो स्ट्रक्चर्स थे इनके बिना पर इसने इसका नाम सेल रखा. तब इसको ये पता नहीं था कि आगे जाके ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाएगा साइंटिफिक फील्ड में. तो इसने ये अपना वर्क एक्सप्लेन किया बिफोर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन. रॉयल सोसाइटी लंदन की थी, वो उन दिनों साइंस रिलेटेड अफेयर्स उसके डोमेन में होते थे. तब उनके सामने इस साइंसदान ने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक्सप्लेन किया. तब जाके इस पर थ्रेड बियर डिस्कशन हुई और बहुत कम आगे जाके जब हुआ तब पता चला कि यही सेल है जो आज भी हम सेल के नाम से ही जानते हैं. तो सेल क्या चीज़ है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जिस तरह से मकान बनाते हैं तो मकान की जो तामीर होती है वो हम ईंटों से करते हैं. तो एक ईंट पर दूसरी ईंट रख के हम बड़ी दीवार खड़ा करते हैं. ये बड़ी सी दीवार, ऊंची दीवार हम खड़ी करते हैं. तो यही दीवार आगे जाके एक स्ट्रक्चर, एक मकान बनाती है. लेकिन जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी बुनियाद है, वो एक ईंट होती है. एक ईंट से ही स्टार्ट होता है. इसी तरह जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, बड़े होते हैं. बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. इंसानों को देख लीजिए, पेड़ पौधों को देख लीजिए, इतना बड़ा जिस्म. तो इस जिस्म की, ये भी समझिए एक स्ट्रक्चर ही है, एक बिल्डिंग है. तो इस जिस्म की जो बुनियाद है, जिस तरह एक स्ट्रक्चर में एक ईंट से बुनियाद होती है, तो इस जिस्म की बुनियाद भी एक सेल से ही होती है. एक सेल, उसके साथ दूसरी सेल मिलती है, तीसरी सेल. जब हज़ारों करोड़ों सेलें मिलती हैं तब एक बड़ा ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग थिंग वजूद में आता है, कि चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या और कोई हो. तो पहले इन सेल्स को समझने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस हुआ करते थे, जिन्हें हम हैंड लेंस भी कहते हैं. वो हैंड लेंस बाइकन्वेक्स भी होते हैं. बाइकन्वेक्स, दोनों साइड्स, और जो शीशा कन्वेक्स शेप का हो तो उसे हम बाइकन्वेक्स लेंस कहते हैं. लेकिन आगे जाके तब ये क्रूड लेंस हुआ करते थे. आगे जाके फिर जब साइंस बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुई तब माइक्रोस्कोप्स आ गई, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं इन्हीं हैंड लेंसेज का. लेंस को ही मैनिपुलेट किया गया है ताकि हम बहुत सारी चीज़ों को देख पाएँ. जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में सब देखा, उससे पहले लोगों ने, साइंसदानों ने ये नहीं देखा था, क्योंकि सेल इतनी छोटी स्ट्रक्चर है, इसका साइज़ इतना छोटा होता है कि इसके लिए एक मैग्नीफाइंग सिस्टम चाहिए जिससे हम इसको बड़ा करके देखें. लेकिन तब उससे पहले हैंड लेंस नहीं थे. लेकिन जब हैंड लेंसेज इस दौर में वजूद में आए थे तब इसने देखा. उसके बाद हैंड लेंस जो होते हैं इनमें बड़ी मॉडिफिकेशन आ गई. अब हाई पावर माइक्रोस्कोप्स भी हमारे पास हैं, जिनकी सबसे बेहतरीन मिसाल
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसमें हम बहुत छोटी से छोटी चीज़ को भी देख सकते हैं। तो शुरुआत लेकिन रॉबर्ट हुक ने की। तो ये जो सेल होती है, मैंने कहा जिस तरह मकान की बुनियाद एक ईंट से होती है, ईंट से जाके एक बड़ी स्ट्रक्चर बनती है, फिर इसी तरह एक लिविंग थिंग जो होता है उसकी बुनियाद भी जो होती है वो एक सेल से ही होती है। लेकिन लिविंग थिंग्स में इसके दो काम होते हैं। एक स्ट्रक्चर में ईंट का काम होता है कि एक बुनियाद को खड़ा रखना, लेकिन लिविंग थिंग्स में सेल का काम होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब ये एक शक्ल सूरत बख्शती है लिविंग थिंग को जिसमें ये सेल होती है। सेलों की वजह से ही जानवरों की जो शक्लें हैं वो वजूद में आती हैं, पेड़ पौधों के जो अक़साम हैं उनकी जो शक्लें हैं वजूद में आती हैं सेल की बुनियाद पे ही। जिस तरह ईंटों की डिफरेंट किस्मों से हम डिफरेंट जो हमारे पास ईंट के किस्म होते हैं उनसे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इस तरह सेलों की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जिस वजह से वैरायटी ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आती है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, किसी के इतने पाँव टहनियाँ हैं, किसी पेड़ के इतने शाख हैं, किसी के डिफरेंट पत्ते हैं या फूल हैं या मेवे उगते हैं। ये सेल की डिफरेंसेस की वजह से हैं। तो हो गए स्ट्रक्चरल पार्ट। दूसरा काम है सेल का फंक्शनल। ये फंक्शनल यूनिटी पे लिविंग थिंग्स का जो ज़िंदगी स्टार्ट होती है वो सेल से ही स्टार्ट होती है। जो ज़िंदा रहने के लिए लिविंग थिंग को जो बेसिक फंक्शंस करने होते हैं जिसकी वजह से उसका वजूद कायम रहे, वो बेसिक फंक्शंस भी सेल से ही स्टार्ट होते हैं। वो सेल ही है जो बेसिक फंक्शंस करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इन बेसिक फंक्शंस की वजह से ही हम कहते हैं कि सेल जो है ये स्ट्रक्चर के हिसाब से भी और फंक्शन के हिसाब से भी बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट लिविंग थिंग्स का होता है। थैंक यू।